अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेस एकेडमी में मैं आपको वेलकम करता हूं। हमारी आज का जो लेक्चर है ये एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड हमारा जो कोर्स है क्लासिकल मैकेनिक्स उसका लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, इससे पिछले जो हमारे लेक्चर्स हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के, ठीक है, उनको देखने के लिए उनका डिस्क्रिप्शन लिंक में उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहां से आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में पहले तो हम डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, उसको ड्राइव करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लैग्रांजियन इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, लैग्रांजियन इक्वेशन डेवलप करेंगे फ्रॉम डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो बच्चों, डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इस सेंस में कि ये हमारी हेल्प करता है लैग्रांजियन इक्वेशन की डेवलपमेंट में। आपको पता है कि लैग्रांजियन इक्वेशन जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लैग्रांजियन इक्वेशन को डेवलप करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उससे पहले डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल को समझना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल ये बेसिकली वर्चुअल वर्क के बारे में है। इसमें जो प्रिंसिपल है बेसिकली वो वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल है। तो रियल वर्क क्या होता है और वर्चुअल वर्क क्या होता है, आज हम इनको भी डिफरेंशिएट करते हैं। बच्चों, रियल वर्क तो ये होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल कर रहा है, तो ये होगा रियल वर्क। लेकिन वर्चुअल वर्क में ऐसा नहीं होता। वर्चुअल वर्क में हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रियल में मूव नहीं करता, उसका डिस्प्लेसमेंट रियल नहीं होता। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकती है, ठीक है, लेकिन सिस्टम एक्चुअली मूव नहीं करता। ठीक है जी। तो पहले जरा हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से फिर हम समझेंगे वर्चुअल वर्क को। तो बच्चों, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है, A virtual displacement of a system refers, अब यहां पर सिस्टम हमारे पास एक रिजिड बॉडी भी हो सकती है, कोई भी सिस्टम हमारे पास हो सकता है। रेफर्स टू अ सिंपल मैस अटैच टू स्प्रिंग भी एक सिस्टम हो सकता है हमारे पास, या सिंपल पेंडुलम भी एक सिस्टम हो, तो कोई भी सिस्टम यहां हमारे पास हो सकता है। A virtual displacement of a system refers to a change in the configuration of the system, यानी कि जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है ये सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है। इसको हमने अभी डायग्राम बना के समझना भी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया है, ये देखिए डेफिनेशन का पहला हिस्सा है कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है क्या, और दूसरा हिस्सा है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता कैसे है। तो पहले हिस्से में हमने देखा कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसी भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है। अब कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स, उन कोऑर्डिनेट्स में अगर चेंज आ जाए तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब ये चेंज आता कैसे है, जरा ये देखते हैं। एज द रिजल्ट ऑफ एनी आर्बिट्रेरी इनफिनिटेसिमल चेंज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स डेल आर आई, यानी कि हमारे सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जी कोऑर्डिनेट, उन कोऑर्डिनेट्स में इनफिनिटेसिमल बहुत ही स्मॉल जो चेंज आता है, बहुत स्मॉल जो चेंज आता है, उस स्मॉल चेंज की वजह से सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकती है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होना है इसे कहते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। और ये जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है ये कंसिस्टेंट है विद द फोर्सेस and constraints imposed on the system at any given instant of time। तो बच्चों, इस डेफिनेशन के तीन हिस्से हैं। पहले हिस्से में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में जो तब्दीली आती है उसे कहते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता किसकी वजह से है, ये होता है हमारे कोऑर्डिनेट में चेंज की वजह से, ठीक है। तीसरा हिस्सा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की खूबी, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की करैक्टरिस्टिक। इसकी करैक्टरिस्टिक ये है कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमारी जितनी भी अप्लाइड फोर्सेस होती हैं या कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं उनके साथ ये कंसिस्टेंट होता है, यानी कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमारी जो कॉन्स्ट्रेंट की इक्वेशंस होती हैं उन इक्वेशंस को ये वायलेट नहीं करता।
अब जरा डेफिनेशन के पहले हिस्से को समझते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन में चेंज से मुराद आप क्या लेते हैं। तो बच्चों ये देखिए, हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी, इरेगुलर शेप का रिजिड बॉडी, इसको यहां पर हमने एक सिस्टम के तौर पर लिया है। बच्चों इस रिजिड बॉडी में मैंने एक पार्टिकल सेलेक्ट कर लिया mi। इस mi का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से वो है ri। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, ri के x कोऑर्डिनेट भी होगा और y कोऑर्डिनेट भी होगा। ठीक है बच्चों, फर्ज करते हैं कि हमने इस सिस्टम के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई किए हैं, हमने इसके ऊपर डिफरेंट जो हैं वो फोर्सेस अप्लाई की हैं इस सिस्टम के ऊपर, और उन कंस्ट्रेंट्स और उन फोर्सेस की वजह से हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये शिफ्ट हो जाता है, हमारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। चेंज कैसे हो जाते हैं कि ये पार्टिकल जो है इस रिजिड बॉडी के अंदर ही रहते हुए ये स्लाइटली, थोड़ा सा इन्फेंटेसिमल, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, एक नई पोजीशन पे चला जाता है। जब ये नई पोजीशन पे चला जाता है तो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो भी तब्दील हो जाता है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है जी, वो ri प्राइम हो जाता है, इसके x और y कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों ये जो कोऑर्डिनेट्स का जो ट्रांसफर हुआ है, कोऑर्डिनेट्स में जो तब्दीली आई है, इस तब्दीली को कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। हम ये कहेंगे कि सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो गई है। तो ये जो इन्फेंटेसिमल चेंज है हमारे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पहले हम x y कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, अब हम x प्राइम, ये जो डॉटेड मैंने बनाए हैं ये हमारा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है x प्राइम y प्राइम, तो हम x प्राइम y प्राइम में चले गए हैं। तो ये जो शिफ्टिंग हुई है कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है जी, इस शिफ्टिंग को हम कह रहे हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये हमारा क्या है, ये है हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब दो चीजें ध्यान में रखिएगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमारा जो रिजिड बॉडी है वो जहां पहले था वो अभी भी वहीं है। रिजिड बॉडी ने अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं किया है, रिजिड बॉडी अपनी ही जगह पे है, सिर्फ अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन तब्दील हुई है, हमारे कोऑर्डिनेट्स तब्दील हुए हैं, इसलिए ये रियल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। नंबर 2 बच्चों, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इसमें जो टाइम है हम उसको शामिल नहीं करते, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टाइम जो है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हुए हम इसको टाइम के साथ कंसीडर नहीं करते, तो यहाँ पर हम टाइम का जिक्र भी नहीं करेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है, इस डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो टाइम को हम कांस्टेंट रखेंगे। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें जहन में रखनी होगी कि टाइम इज केप्ट कांस्टेंट। टाइम को यहां पर हमने क्या रखना है बच्चों, कांस्टेंट रखना है। ठीक हो गया। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्चुअल वर्क। बच्चों हमारे पास जो वर्क की डेफिनेशन है, वर्चुअल वर्क हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बच्चों हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की वर्क की जो हमारे पास इक्वेशन है, उस इक्वेशन के मुताबिक एक्चुअली हमारा जो वर्क होता है, हमारा वर्क होता है जी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। लेकिन यहां पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम डेल आर से या डेल आर आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों हमारा जो वर्चुअल वर्क होगा ये बराबर होगा सम ओवर आई, ठीक है जी, एफ आई डॉट डेल्टा आर आई। ठीक है, तो इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन 1। तो बच्चों ये है हमारा वर्चुअल वर्क, ये है हमारा वर्चुअल वर्क। अब इसमें अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये जो एफ आई है ये क्या है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस हमारे सिस्टम के ऊपर लग रही हैं, चाहे वो अप्लाइड फोर्सेस हैं या वो कॉन्स्ट्रेन की शक्ल में कोई फोर्सेस हैं। ठीक हो गया। तो बच्चों इफ और सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है जी, इफ सिस्टम इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मीन हमारा सिस्टम रेस्ट पे है और इक्विलिब्रियम में भी है, तो हमारा सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो बच्चों इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0।
तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि सारी फोर्सेस का जो सम है इसको क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बच्चों अगर फोर्सेस जीरो हैं तो वर्चुअल वर्क भी फिर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर हम इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं Fi डॉट डेल्टा आर आई इज इक्वल टू जीरो। इसे आप कह लें इक्वेशन 2। बच्चों इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, यानी कि अगर आपका सिस्टम, अगर आपका ऑब्जेक्ट या आपका सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो हमारा वर्चुअल वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जी प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अच्छा एक बात ये नोट कर लें कि आइंदा ये जो फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट वगैरह है ये चूंकि वेक्टर्स ही हैं, ठीक है, तो बार बार इनके ऊपर ये जो सिंबल्स हैं वेक्टर्स के मैं नहीं लगाऊंगा, तो आपने जो है वो इसको कंसिडर करना है कि ये वेक्टर्स ही हैं। अगर मैं सिंबल इनके ऊपर वेक्टर का नहीं भी लगा रहा तो आप इनको वेक्टर ही कंसिडर कीजिएगा, ठीक है, ताकि बार बार फिर ये कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा जी, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। लेकिन यहाँ पर अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो के बराबर है। इसको जरा हमने जस्टिफाई करना है और इसकी जो जस्टिफिकेशन है वही हमें ले जाएगी डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल की तरफ, ठीक है। बच्चों सबसे पहले ये जो फोर्स है हमारे पास, ये हमारी नेट फोर्स है। अब नेट फोर्स में कितनी फोर्सेज होती हैं जी, एक तो हमारे पास अप्लाइड फोर्सेज हैं, यहां सुपरस्क्रिप्ट में मैं ए लिख रहा हूं, मतलब अप्लाइड फोर्सेज, और प्लस फोर्सेज ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, जो आपने कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई किए हैं, ठीक है जी, उनकी वजह से जो फोर्सेज लग रही हैं। तो नेट फोर्स जो है वो इन दो फोर्सेज का क्या है, सम है। तो यहां इक्वेशन 2 में अगर मैं एफ आई को रिप्लेस कर दूं किसके साथ, अप्लाइड फोर्सेज प्लस कॉन्स्ट्रेंट्स और डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं एफ डॉट डेल आर आई, ठीक है, ये होगी अप्लाइड फोर्सेज प्लस समीशन एफ डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये क्या है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्सेज और ये है वर्क डन बाय द कॉन्स्ट्रेंट्स, जो हमने कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई किए हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स इससे पिछले लेक्चर में आपने पढ़े हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं या कोई ऐसी फोर्स होती है जो मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। अब यहां पर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल है एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। बच्चों सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए हम इस पर एक कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं और वो कॉन्स्ट्रेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही है, इसको मजबूर कर रही है, ठीक है, वो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है। यानी कि जब तक ये फोर्स आप लगाते रहेंगे ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप इसको हटा लेंगे तो फिर ये सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। इसका मतलब है कि सर्कुलर पाथ में इस पार्टिकल को मूव करने पर कौन मजबूर कर रहा है, कौन इसको कॉन्स्ट्रेंट कर रहा है कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करे, ये वाली फोर्स। लेकिन यहां पर एक और बात है, जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये हमेशा फोर्स के या कॉन्स्ट्रेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों या टेंजेंट, उसके टेंजेंट डायरेक्शन में होता है या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। बच्चों ये देखें, ये है हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और ये है हमारी फोर्स। आप देख रहे हैं कि दोनों क्या हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा, एंगल 90 होगा। तो बच्चों इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा, सिर्फ इसी को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा समीशन एफ इंटू डेल आर आई, और डॉट प्रोडक्ट की वजह से क्या आएगा कॉस, और कॉस के आगे थीटा एंगल, तो एंगल यहाँ कितना है 90, ये बन जाएगा कॉस 90। तो बच्चों कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब है ये फैक्टर हमारे पास क्या हो गया, ये फैक्टर हमारे पास जीरो हो गया। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, हमारे पास बचा वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। अब इसे हम कह देते हैं जी इक्वेशन, हमारी दो हो चुकी हैं, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 3। ये है जी हमारी इक्वेशन 3। अब यहां पर फिर दो बातें हैं।
इक्वेशन 3 को अगर हम डिस्कस करें तो यहां पर फिर हमारे पास दो बातें। एक बात तो ये है कि हमने स्टार्ट में कहा था कि हमारा सिस्टम जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अगर सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो दिस इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल इन टू द स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो रेस्ट में पड़े हैं, ये इक्वेशन सिर्फ उन पे एप्लीकेबल है। जो मूव कर रहे हैं उन पे तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों इन दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है। इसका मतलब है कि या तो फिर फोर्स जीरो है और या ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो मौजूद है, हमारी पिछली जो हमने डायग्राम बनाई थी उसमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मौजूद है। तो फिर ये नेट फोर्सेस, इनका सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बच्चों अगर फोर्सेस का सम जीरो होता है तो फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो है। तो यहां पर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब किसको जीरो करें? अगर फोर्स जीरो करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मौजूद है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए और इस इक्वेशन को इस तरह से मॉडिफाई हम करेंगे कि इसको हम हर सिस्टम पे अप्लाई कर सकें। हम इसे अप्लाई कर सकें अगर कोई सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे पड़ा है, या अगर कोई सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, यानी कि वो मूव भी कर रहा है और इक्विलिब्रियम में है, तो उस पर भी हम अप्लाई कर सकें। तो फिर हमें इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा तब्दील, और हम उसको तब्दील करेंगे। हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, जिसको हमने सीखा है न्यूटन सेकेंड लॉ में। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने जो अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन सीखी है उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों, इसको मैं रेज कर देता हूँ जी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, बच्चों हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बड़ी सिंपल है। हमने पढ़ा कि F इज इक्वल टू dP ओवर dt। बच्चों ये क्या है? P क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आइंदा से इस पूरे लेक्चर में आप याद रखिएगा, किसी भी चीज का जो टाइम डेरिवेटिव है उसको लिखने के लिए हम एक तरीका यूज करेंगे, उसकी सिंबल डाल के उसके ऊपर डॉट का निशान। तो ये डॉट का निशान क्या बता रहा है कि इसका, इनके P का डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास क्या आ गया जी? Fi इज इक्वल टू Pi डॉट, यानी कि P का टाइम डेरिवेटिव। बच्चों अगर मैं इसको इधर ले आऊं, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस, ये बन जाएगा Fi माइनस P डॉट I इज इक्वल टू, यहां पे क्या बच गया? जीरो बच गया। इक्वेशन 3 में जहां पे आपको F नजर आ रहा है, अब उस F की जगह हम इसको पुट कर देते हैं जी। तो F की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? Fi डॉट P डॉट I, P डॉट इनके टाइम डेरिवेटिव मोमेंटम का, ये हो गया जी, और डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये जो इक्वेशन हमने बना ली है, दिस इक्वेशन इज नोन एज डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो ये है हमारा डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। अब इसमें हमारी दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। पहला प्रॉब्लम हमें क्या पेश आया था? हमें ये प्रॉब्लम पेश आया था कि ये इक्वेशन जो थी, इक्वेशन 3, ये सिर्फ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम इसको अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब ये इक्वेशन को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक जो दूसरा प्रॉब्लम आ रहा था कि अगर हम फोर्स को जीरो करते थे तो डिस्प्लेसमेंट को जीरो करना पड़ता था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मौजूद था, तो उस प्रॉब्लम को भी हमने ओवरकम कर लिया। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो बच्चों यहाँ पर हमारा डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल को यूज करेंगे और हम प्रूव करेंगे लैग्रांजियन इक्वेशन।